नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। पिछला जो मॉडल पेपर हुआ था 2018 बाल विकास पे सभी कंप्लीट 30 प्रश्न करा दिए गए। अब पर्यावरण पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी 15-15 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 15 जो प्रश्न हैं अभी हम लोग करेंगे और 15 प्लस जो प्रश्न बचेंगे उसे बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करने से बता दें पहले कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए और जल्दी से लाइक करिए और अपनी संख्या जल्दी से बढ़ाइए। आप लोग अपनी संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं, जल्दी से शेयर करिए, 50 प्लस पहुंचाइए। आज तो कम से कम 50 प्लस पहुंचा दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुप में। फिर इसके बाद शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करिए और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला करा कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। देखिए, ये प्रश्न हमने आप लोगों को मैराथन क्लास में करा दिया था, इसलिए इसमें भी बता दे रहे हैं कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो इसे बताइए कि पहला होगा चालुक्य राजवंश ने, या फिर काकतीय वंश ने, या फिर पल्लव राजवंश ने, या फिर चोल वंश ने। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ये देखिए सी टेट के प्रश्न सभी हैं। ठीक है, सी टेट 2018 के सभी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर है, तो आप लोग बताइए इसके पर्यावरण जो क्लास चलाई जा रही है आज, इसमें बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। यहाँ पे चालुक्य वंश राजवंश ने बनाया था, या फिर काकतीय वंश ने बनाया था, या फिर पल्लव और राजवंश ने बनाया था, या फिर चोल राजवंश ने बनाया था। तो इसका आंसर जो होगा सटीक जल्दी से बताइए इसका आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। पल्लव राजवंश ने ही गोलकुंडा किला बनवाया था। ठीक है, इनके ही शासन काल में गोलकुंडा किला का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो था तीसरा सही था पहले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना समय गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 15 ग्राम मिलीमीटर घनत्व तथा यहाँ पे कह रहा है कि और 3 मिलीमीटर आयत वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे बहुत ही ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसका पहला आंसर होगा 45 ग्राम, दूसरा कह रहा है 5 ग्राम, तीसरा कह रहा है कि 12 ग्राम और चौथा कह रहा है कि 18 ग्राम। तो इसका आंसर जो दूसरे का है उसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 15 ग्राम प्रति मिली घनत्व का बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 3 मिलीमीटर आयत के घनत्व वाले वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसे हम ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, ट्रिक से हल करेंगे इसे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले देखिए, पहली बात कर रहा है आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को मात्र आप देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर रहा है 15 पहले पूछा है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है 3। ठीक है, 3 मिलीमीटर पूछा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, 3 पचे 15, यानी हमारा आंसर जो आएगा दूसरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ 15 लिखना था। फिर इसके बाद बटे हमें 3 करना था, तो 3 को हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15, हमारा जो आंसर आएगा द्रव्यमान का मान जो आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, आंसर जो होगा हमारा दूसरे का दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर है दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हम करने के बाद थोड़ा सा एक ट्रिक हमने बनाया है, उसे आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, यहाँ पे देखिए अदिश राशि की बात कर रहा है। कौन सी अदिश राशि है। पहला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, तीसरा कह रहा है कि संवेग, तीसरा कह रहा है कि भार, चौथा कह रहा है कि द्रव्यमान। तो जल्दी से बताइए अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ये आप लोगों को पता है, बहुत ही अच्छे से पता है, आप लोग 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अदिश सदिश राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बताइए हमारा कौन सा होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन सी अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, भार है, द्रव्यमान है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा हमारा सही होगा तीसरे का। ठीक है, तो तीसरे के आंसर जो होगा हमारा एकदम राइट आंसर होगा द्रव्यमान। ठीक है, एकदम सही आप प्रश्न को करते जा रहे हैं, एकदम सही प्रश्न है। ठीक है, एकदम राइट हमारा जो आंसर होगा द्रव्यमान होगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा ट्रिक है उसे देख लेते हैं, और इस ट्रिक को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये जो ट्रिक है इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो सदिश राशि है उसे पहचानने का जो ट्रिक है, हम लोग क्या कहेंगे, विषुवत बल। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है विषुवत बल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आएगा हमारा जितनी भी सदिश राशियां हैं उनके सभी ट्रिकों के माध्यम से हम जान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व कहा है, तो विश्व का जो मान होता है, जिसका अर्थ होता है विस्थापन, वह से होगा वेग, त से होगा त्वरण और बल से होगा बल। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए विषुवत बल से जो हमारा ट्रिक बनता है, बी से होगा विस्थापन, व से हो गया वेग, त से हो गया त्वरण और बल से हो गया बल। ठीक है, तो सदिश राशि में हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण और बल हमारा चारों आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अदिश राशि की। ठीक है, तो अदिश राशि का हमारा जो ट्रिक है वो देखिए आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे करा उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब देखिए इतने में ही हमारी अदिश राशियां जितनी भी है आ गई। ठीक है, उसकी बात किया है, तो उस ऊर्जा स से हो गया हमारा समय, और
अ से हो गया आर्द्रता, आयतन, और यहाँ पे द्र से हो गया द्रव्यमान, और त से हो गया हमारा ताप, और को से हो गया हमारा कार्य, च से चाल चाल हो गया, और बी से विद्युत धारा, द से हो गया हमारा दाब। ठीक है, तो अब देखिए इसी के अंतर्गत हमारा जो था सभी आ गया। ठीक है, हमें इसी एग्जाम्पल को आप लोग फॉलो करिए और ट्रिक के माध्यम से अदिश और सदिश राशियों को पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, सदिश राशि में हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आ जाएगा, और अदिश राशि में हमारा ऊर्जा, समय, आयतन और द्रव्यमान हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ताप हो जाएगा, और कार्य, चाल, विद्युत धारा और द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए सॉरी, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए ऐसा हो गया था। देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती, ठीक है, नहीं जा सकती है, कहलाती है, क्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइप करने में गलती हो गया है। यहाँ पे नहीं जा सकती यानी पार नहीं कर सकती है, वो क्या कहलाती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश किरण नहीं जा सकती, वो क्या कहलाती है। पहला कह रहा है हमारा पारभासी कराता है, दूसरा कह रहा है कि पारदर्शी कराता है, तीसरा उत्तल दर्पण कराता है, चौथा कह रहा है कि अपारदर्शी। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, कि एक ऐसी वस्तु है जिसमें से प्रकाश जो है नहीं जा सकता, ठीक है, प्रवेश नहीं कर सकता, एक 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 इस पार से उस पार नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, पारभासी कहते हैं, या फिर पारदर्शी, या फिर उत्तल, या फिर अपारदर्शी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा चौथे का हमारा चौथा होगा। ठीक है, अपारदर्शी। जो एक प्लेट मान लीजिए है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश आ रही है और इस पार निकल जा रही है, तो इसे हम कहेंगे पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी कहा जाएगा। और अगर यही प्लेट जो है, अगर यही एक प्लेट है और इस पे से सूर्य की प्रकाश आ रही है और वहीं पे रुक जा रही है, ठीक है, उसके पार नहीं जा पा रही है, तो उसे हम कहेंगे अपारदर्शी, यानी नहीं जाने वाली, एक तरफ से दूसरे तरफ न जाए। ठीक है, तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। ये भी पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सीटेट में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 12 से लेके अब तक में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 2012 से लेके। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। पहला कह रहा है 10 kg होगा, यानी जो चंद्रमा का भार है वही पृथ्वी का भार होगा। दूसरा कह रहा है कि 10 न्यूटन होगा, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि 10 न्यूटन होगा, यहाँ पे न्यूटन की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 60 kg होगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी का भार है और जो चंद्रमा का भार है उससे हमारा 50 गुना अधिक है। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वहाँ 10 है तो अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए 50 तो हमारा कितना होगा, 60 kg हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और आप लोगों को बताऊँ कि इसका जो आंसर होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, एक बात और बता दूँ कि अगर मध्य रात्रि यानी रात्रि के मध्य में अगर आप चंद्रमा के समक्ष खड़े हैं, ठीक है, उसके सीधे में खड़े हैं, चंद्रमा आपके सर के ऊपर है अगर रात्रि में, तो उस समय आपका वजन अगर 60 kg है तो आपका वजन हो जाएगा आधा, यानी 30 kg हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस समय चंद्रमा जब आपके सर के ऊपर होता है ठीक मध्य रात्रि में, तो आपका वजन, अगर आपके वजन से आपका वजन कितना भारी होगा या फिर कम होगा, तो आप कहेंगे कि हमारा जो वजन है अगर 60 kg है तो चंद्रमा रात्रि के समय अगर हमारे सीधे में है तो हमारा वजन जो होगा 30 kg यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा पांचवें का हमारा चौथा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई, जल्दी से बताइए कि एक विलेय जो होता है, विलेयन होता है, उसका विघटन जो होता है किस पर निर्भर करता है। पहला कह रहा है तापमान पे, दूसरा कह रहा है सतह के क्षेत्र पे, तीसरा कह रहा है कि भार पे, और चौथा कह रहा है कि दाब पर। तो इसका आंसर सटीक आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। ताप पर निर्भर करता है, या फिर सतह के क्षेत्र पर, या फिर भार पे, या फिर दाब पर। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सतह के क्षेत्र पे होगा। ठीक है, सतह के क्षेत्र कैसी है, यानी वहाँ जहाँ पे ये आप विलेय का विघटन कर रहे हैं वहाँ के जो सतह है उसका क्षेत्र कैसा है। ठीक है, अगर अधिक गर्म है स्थान, ठीक है, सतह जो अधिक गर्म है तो विघटन का दर जो होता है अधिक होगा। अगर कम है तो कम होगा, जैसे बर्फीली एरिया हो गया या फिर आपका जो गर्म स्थान हो गया, उसके स्थान पे निर्भर करता है। ठीक है, विलेय का विघटन, ठीक है, कितने अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, विलयन। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठे का हमारा आंसर होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब पेडागोजी चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कह रहा है कि
सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा एक एक सबसे उपयुक्त नीति होगी? यानी जो सुषमा है क्लास में पढ़ा रही है और चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए या फिर उसे लगाने के लिए, ठीक है, संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऐसा है जो सबसे उपयुक्त नीति है? पहला कह रहा है समूह चर्चा करना चाहिए, पोस्टर लगवाना चाहिए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने के और पोषित करने की मदद करना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि कक्षा में बहस की आयोजित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सातवें का आप लोग बताएंगे कि सातवें का आंसर क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि जो सुषमा है वो चाहती कि जो पेड़ है उसके संरक्षण के लिए छात्रों को कौन सा संवेदनशील तरीका बताया जाए ताकि उससे वो प्रभावित हों और संरक्षण को बचा सकें, ठीक है, पेड़ों को बचा सकें या फिर उसे लगा सकें। तो इसका तात्पर्य कौन होगा, हमारा आंसर कौन सा होगा? पहला होगा समूह चर्चा कराएंगे, पोस्टर लगवाएंगे, या फिर बच्चों को पौधों अपनाने की बात करेंगे, या फिर कक्षा में बहस आयोजित करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा सटीक हमारा जो होगा तीसरा, यानी राइट आंसर होगा तीसरा। सभी लोगों का सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार कह देंगे, फिर से हम कहेंगे वही बात कि एक बार जल्दी से शेयर करिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, और संख्या जो है 50 के पार पहुंचाइए। आज तो कम से कम 50 के पार पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, ठीक है। और पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, याद रखिए, प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। जैसे अभय है, छात्रों को कह रहा है कि जो उसके आसपास समूहों में जो बीमारियां हैं उससे जो पीड़ित हैं उनको, उनके समूह को, उनकी परिचर्चा को सर्वेक्षण करे, जाके जानकारी प्राप्त करे। और वो पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है। जो सर्वेक्षण कर रहा था, ठीक है, वो जो परीक्षण कर रहा था यानी जो अवलोकन कर रहा था उसका निरीक्षण जो कार्य था उसने डायरी में नोट नहीं किया। इसका अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, और दूसरा कह रहा है कि इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने का सक्षम बनाया जाएगा, और तीसरा कह रहा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे वे पीड़ित हैं, और चौथा कह रहा है कि इससे समुदाय के साथ बातचीत करने से अवसर प्रदान होगा, ठीक है। यहाँ पे अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है, यहाँ पे बीमारियों को समझने में मदद की बात कर रहा है, यहाँ पे हैंडलिंग करने में, समझने में, काम सक्षम बनाना है, और यहाँ पे वास्तविक जीवन से सीखने का। तो इसका आठवें का आंसर जो होगा जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो आठवें का आंसर जो होगा हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा सही होगा, समुदाय के साथ बातचीत करने से अवसर प्रदान होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रासंगिक नहीं की बात किया है, ठीक है। जीवन सीखने की मदद मिलेगी, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे कह रहा है बच्चा हैंडलिंग समझने में मदद मिलेगी, वो जो डाटा जैसे संग्रह करते हैं, जिस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसे बनाने में उनको मदद मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जो जिससे पीड़ित हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, बातचीत करने से क्या होगा, वहाँ पे तो उनकी उनकी जानकारियाँ प्राप्त करनी है ना, तो यही हमारा गलत था और यही आंसर हमारा सही था। आठवें का हमारा आंसर यही सही था, चौथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे, देखते हैं नवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, नवा कह रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में, कह रहा है कि आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए और प्रश्न पूछे, उसकी मौजूद समझ का आकलन किया, और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा ज्ञापनों यानी विज्ञापन जो समाचार पत्र में निकल रहा है, संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग, बिजली के झटकों पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा चर्चा कर एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिलों का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो पहला कह रहा है हमारा अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, दूसरा कह रहा है कि अन्वेषण दृष्टिकोण, तीसरा कह रहा है कि मानववादी दृष्टिकोण, और चौथा कह रहा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो नौवें का आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि नौवें का आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो नौवें का आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा अन्वेषण होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सही होगा। राइट आंसर जो होगा हमारा नौवें का आंसर जो होगा हमारा खोज, ठीक है। खोज के द्वारा, यानी यहाँ पे देखिए कर रहा है कि अगर बचने की बात कर रहा है, सड़क दुर्घटना और बिजली दुर्घटना से बचने की बात कर रहा है, एलपीजी जो इलेक्ट्रिक बिल है, इसे आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आपको बचने के, तो आप खोजने का तरीका, नए नए तरीकों को खोजेंगे तभी तो अन्वेषण होगा, यानी खोज होगा। तो ये आंसर हमारा सटीक होगा, ठीक है, दूसरा अन्वेषण, ठीक है। एक ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक ट्रिक है जो बहुत ही उपयोगी हो सकता है आप लोगों को, जहाँ भी प्रश्न में आप लोगों को अन्वेषण दिखाई दे
उसको सही करिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी खोज की बात किया जाए, ठीक है, अन्वेषण में इस खोज होता है, लेकिन अगर कहीं-कहीं खोज भी दिया रहता है, ये भी सही करिएगा, ठीक है। जहाँ पर बच्चों को, ठीक है, बच्चों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अवसर देना भी, ठीक है, अवसर भी देना हमारा सही होगा और उनसे चर्चा कराना भी सही होगा, ठीक है। चर्चा और जो भी टॉपिक्स हैं हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे बच्चों की महत्व दिया जाए वो प्रश्न आप लोगों का सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा समुदाय, 10वां कह रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम संसाधन है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। दूसरा कह रहा है कि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि कोई समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और चौथा कह रहा है कि ये सस्ता और सुलभ है। तो 10वें के आंसर हमारा बताइए कि 10वें के आंसर हमारा कौन सा होगा कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है, ये अधिगम संसाधन है और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान होता है, ठीक है। और कह रहा है कि कोई समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। चौथा कह रहा है कि यह सस्ता और सुलभ है, ठीक है, यानी मौजूद है, ठीक है। तो हमारा आंसर 10वें का कौन सा सही होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो चलिए जान लेते हैं बारी बारी कौन सा सही होगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। ये कोई तात्पर्य नहीं है कि अधिकतर जो बुजुर्ग होते हैं वो पढ़े लिखे ही हों, ठीक है। ये हमारा गलत हो गया। और सस्ता और सुलभ ये भी गलत है। हमारा उपयोग है आपके सुलभ यानी मौजूद है, सस्ता है यानी इस पे कोई खर्चीला का बात नहीं करा, ये भी गलत है। और कह रहा है समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न आप पर चर्चा हो रही समूह में, अगर आप उनसे कहेंगे कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया, कोई राजनीति की बात कर रहा है, आप उससे भी ज्ञान लेंगे, लेकिन आप राजनीति में घुस जाएंगे तो वो आपसे झगड़ा कर देगा, ठीक है। आलोचना हो सकती है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का यानी जो उनके उनके जो गतिविधियाँ वातावरण जो उनके परिवेश में हो रही है चलते चलते यानी उनके समझ उससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अवसर प्रदान करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर राइट होगा दूसरा, ठीक है, अवसर प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कर रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। कह रहा है कि ईवीएस का जो शिक्षण है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक जो शिक्षण है अधिगम में कक्षा में प्राप्त जो अधिगम का कक्षा है उसमें प्राप्त करने के लिए जो बाहरी जीवन है उनकी गतिविधियां हैं उसको उसको उससे सम्मिलित करने की बात कर रहा है। तात्पर्य करने का आशय क्या है। पहला कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, और दूसरा कह रहा है कि पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और तीसरा कह रहा है कि पाठचर्या से बाहर करना और यहाँ बाहर जाना, और चौथा कह रहा है कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। यहाँ पाठचर्या से बाहर जाने की बात कर रहा है, यहाँ पे पाठ्यपुस्तकों से, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 11वें का पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि 11वें के आंसर हमारा कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे पाठचर्या से बाहर जाने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। पाठ पुस्तक से भी बाहर अगर रहेगा तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। वैश्विक यहाँ पे देखिए विश्व स्तर पे बात कर रहा है, मुद्दों को चिंताओं को पाठ पुस्तक में लिंक करना है, उसको जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही है तो आप विश्व में घटित घटनाएं हो रही हैं उससे जोड़ने के तात्पर्य नहीं है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण यानी दृष्टिकोण विद्यालय का कैसा है, ईवीएस शिक्षण में आप बालकों को कैसे गतिविधियों द्वारा सिखा रहे हैं, ठीक है, इसका तात्पर्य ये होगा। तो हमारा आंसर जो 11वें का हमारा दूसरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा 12वां प्रश्न। कक्षा 3 के छात्र को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार हैं, ठीक है। कह रहा है कि रमा ने कक्षा 3 के बालकों को बताया कि एक माँ बाप और उनके एक बच्चे, ठीक है, उनके बच्चे, ठीक है, ये एकल परिवार हैं और उनके गठन करते हैं यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ हैं, ठीक है। तो यह एक विस्तारित परिवार थे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कह रहा है कि एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। और संयुक्त परिवार जो होता है उसमें जो होता है दादा दादी नाना नानी चाचा, नाना नानी नहीं होते हैं, दादा दादी चाचा चाची, उनके जो भैया भाभी और उनके माता पिता सभी लोग होते हैं, ठीक है। ये संयुक्त परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया। एकल परिवार को ही हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आदर्श परिवार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 12वें का हमारा कौन सा सही होगा। रमा अपने छात्रों को प्रति संवेदनशील है, यानी रमा जो है अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशित नहीं है,
समावेशी नहीं। और तीसरा करा है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। और चौथा करा है परिवार की परिभाषा गलत है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 3 के एक छात्र को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार हैं और दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो ये विस्तारित परिवार का मतलब संयुक्त परिवार है। ठीक है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, तो पहला हमारा सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। 12वें के आंसर क्या होगा हमारा? तो 12वें के आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है, यहाँ परिवार की बात किया है तो असंवेदनशील परिवार होता है। परिवार जो होता है संवेदनशील होता है। ठीक है, हर एक घटनाएं क्या हो रही हैं, किसकी तबीयत खराब हो गई, किसकी नहीं हो गई, किसकी क्या आवश्यकता है, तो उसके प्रति जो माता पिता दादा दादी होते हैं वो क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे असंवेदनशील यानी कोई लगाव नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशित नहीं है, समावेशित है। आपको ढलना पड़ेगा। आपकी अगर परिवार बड़ी है तो आप उसके माहौल के अनुसार ढलेंगे कि उसमें अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो आप शांत कराएंगे, न कि उसके साथ झगड़ा करेंगे। ठीक है, अधिकतर आप देखते हैं कि जहाँ पे संयुक्त परिवार होता है, जहाँ पे दादा दादी चाचा चाची और आपके फूफा फूफा होते हैं, माता पिता होते हैं, अक्सर किसी बात के लिए मनमुटाव होता है। ठीक है, खाना बनाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, कपड़े कचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसमें क्या होता है कि ये मनमुटाव होता है कि हम नहीं करेंगे, ये करेंगे। या फिर कोई कमा रहा है तो कहता है कि नहीं हमारे ही कमा रहे हैं, इससे मनमुटाव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिगम समावेशित नहीं होता है, उसमें समावेशित होना पड़ता है। ठीक है, उसके अनुसार ढलना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए परिभाषा ना गलत है, ये सही है हमारा। देखिए तीसरा सही होगा, परिवार एक अवधारणा है, इसी तरह के सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिखाने की बात किया है तो एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। और संयुक्त परिवार में दादा दादी, उनके माता पिता चाचा चाची होते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन होगा 12वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। ठीक है, ईवीएस की जो कक्षा है उसमें कौन सी गतिविधियां हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, सैंपल का उपयोग करना या फिर चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग देखिए कि बता सकते हैं। 13वां का गलत नहीं हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि 13वां प्रश्न आप लोग देखिए कि सही कर सकते हैं कि ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो कक्षा होता है, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि एकीकृत शिक्षा होती है। ठीक है, एकीकृत होती है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सभी आता है। ठीक है, चित्र पढ़ाना भी आता है, फील्ड भ्रमण भी होता है, अवलोकन या इस फील्ड भ्रमण को हम ही अवलोकन कहेंगे। ठीक है, अवलोकन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा फील्ड भ्रमण को अवलोकन कहेंगे। सैंपट का उपयोग करके आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा 13वें का चौथा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। ठीक है, कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है कौन सा? एकीकृत है, समावेशित है, विषयगत है या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि 14वें के आंसर हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, 14वें के आंसर हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो जल्दी से बताइए आंसर इसका कौन सा सही होगा। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम में। ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या होता है? देखिए पर्यावरण जो पाठ्यक्रम जो है ये आप लोग याद रखिएगा कि 1 से लेके तीसरी कक्षा तक पर्यावरण अध्ययन नहीं है कक्षा में। ठीक है, कक्षा में जो है 1 से लेके तीसरी तक पर्यावरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरी से लेके, ठीक है, चौथी से लेके आपके ऊपर जितनी भी क्लास आएंगे, ठीक है, तीसरी से, ठीक है, तीसरी तक, ठीक है, आप लोग तीसरी से स्टार्ट होगा और सभी क्लासों में पर्यावरण मिलेगा। और पर्यावरण का ढंग ऐसा है कि एकीकृत से जोड़ के होता है। ठीक है, एकीकृत में सभी समाहित करेंगे, जो गणित नहीं होगा, विज्ञान होगा, सामाजिक अध्ययन हो गया, सभी को एकीकृत करके हम इसमें एकीकृत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा एकीकृत के अंतर्गत आएगा समावेशी, यानी सभी को सम्मिलित करना, विषयगत यानी सभी विषयों को सम्मिलित करना। इस आधार पर हमारा 14वें का उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, तो हमारा याद रखिएगा एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण जो होता है सभी विषयों को जोड़ के पढ़ाया जाता है। और अगर एकीकृत दिया तो समावेशी करना। ठीक है, समावेशी जो होता है सभी पुस्तकों को इसमें शामिल करना समावेश हो गया। और विषयगत यानी सभी विषयों को शामिल करने की बात कर रहा है। ठीक है, सभी को जोड़ मोड़ के एक ही बात कर रहा है कि जो एकीकृत के अंतर्गत सभी आएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है। कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में आप लोग कक्षा 4 या 5 की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें दिया है कि नहीं, कक्षा 5 की पुस्तक में दिया है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सपेरे नामक एक अध्याय है। ठीक है, जिसको बच्चों का जागरूक उत्पन्न करना है। ठीक है, बस संवेदनशील बनाना है। उसका क्या तात्पर्य है? पहला कह रहा है कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें
उन्हें नहीं देख सकते हैं, यानी कौन से समय में नहीं देख सकते हैं, इसको क्लियर नहीं किया है, तो हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सपेरे साँपों को नुकसान, सपेरे जो होते हैं, जो सपेरे नचाते हैं, साँपों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करना आवश्यक है। जो साँपों को नचाते हैं, ठीक है, बीन पे, उनको जो होता है साँपों को नुकसान नहीं पहुँचा, क्यों नहीं नुकसान पहुँचाते हैं? उन्हें बंधक बना के रखते हैं, तो नुकसान हो गया, तो ये ऑलरेडी हमारा बंधुआ हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, ठीक है, यानी उसको जो जीविका चलाने का जो उनका आजीविका है, पशुओं के द्वारा चलाने का एक स्रोत है, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारे जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत धारा के अंतर्गत ये गलत है, ठीक है, ये भी हमारा गलत होगा। कह रहा है कि यह एक अवैध कार्य है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। हमें क्या करना है, सपेरों को, क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं देखते हैं, ये भी गलत है, गलत है, बच्चों सब नुकसान पहुँचाते हैं, ये भी गलत है, आजीविका है, ये भी गलत है, ये अवैध कार्य है, ठीक है, ये अवैध कार्य है, जिसके कारण बालक जो सपेरे होते हैं चलाते हैं। अब आप लोगों को एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, उसको सॉल्व करिए। प्रश्न ये है हमारा कि जो साँप होते हैं, ठीक है, साँप जो होते हैं किस माध्यम से सुनते हैं, किस माध्यम से सुनते हैं, ठीक है, किस माध्यम से सुनते हैं, ठीक है, किस माध्यम से सुनते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला कह रहा है कि वाइब्रेट द्वारा, दूसरा कह रहा है कि सुनकर, ठीक है, सुनकर, और तीसरा कह रहा है कि बीन की धुन पर, ठीक है, बीन की धुन पे, या चौथा कह रहा है कि कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए कि यहाँ पे जो कह रहा है कि एक जो साँप होता है, साँप जो होता है किसके आधार पे सुनता है, ठीक है, या उसको आहट कैसी होती थी, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आप लोगों को बता दें कि जो सपेरा होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, सपेरा को हम लोग क्या कहते हैं, सपेरा को हम लोग कहते हैं कलबेलिया, ठीक है, कलबेलिया कहते हैं, ठीक है, कलबेलिया, ठीक है, कलबेलिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सपेरे को हम कलबेलिया कहते हैं। और याद रखिएगा जो साँप होते हैं ये आपके चलने के आड़ वाइब्रेट के द्वारा सुनते हैं, ठीक है, उन्हें पता चलता है, ठीक है, और ये दाएं से बाएं ना मुड़ के बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोगों को बता दें कि नीचे आंसर दिया गया हुआ है, और आप लोग देख लीजिएगा। और आज के प्रश्न कैसे लगे, ये सभी प्रश्न जो है मॉडल पेपर 2018 पर्यावरण से लिए गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और जो बाकी के 15 प्रश्न बचे हुए हैं उसको अगली क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए कि अपना ध्यान रखिएगा, और अपना बता दीजिए, स्कोर बताइएगा, ठीक है, अपना स्कोर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना चैलेंज, आपका टारगेट जो था कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है। और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाई बहनों ने नहीं किया है। तो अपने भाई को आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अगले क्लास के लिए धन्यवाद।